हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। उस दिन हम लोग 1 को कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जितने भी क्लास के मॉडल सेट विथ सॉल्यूशन कंप्लीट किए जा चुके हैं वो सारे के सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ये सारे इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो हम लोगों को जो समय है वो 1.5 घंटे का दिया जाएगा। टोटल मार्क्स 40 रहेगा, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोगों को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारे थे इंस्ट्रक्शंस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। देखिए, ये हम लोग का बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन क है 14 जुलाई 1789, ऑप्शन ख है 14 जुलाई 1779, ऑप्शन ग है 14 जुलाई 1769 और ऑप्शन घ है 14 जुलाई 1749, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर लगभग सबको पता ही होगा कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। तो ऑप्शन क जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइद क्या था, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन का प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ख अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ग धार्मिक कर, ऑप्शन घ है कृषि कर, ठीक है। तो देखिए, ये जो टाइद था ये था धार्मिक कर, ठीक है। तो ऑप्शन ग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी समाज में जो सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली जो श्रेणी है वो लोगों को एस्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ एस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्सिले क्या है। तो मार्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है। तो चलिए, ये कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर ग में लिखा है। तो फ्रांस का राष्ट्रगान जो है क्या है, मार्सिले है। तो ऑप्शन ग जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16 आसीन था, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ख में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, रूस के संपन्न किसान को जो है कुलक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन घ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी, ठीक है। ऑप्शन का है एक जादूगर, ऑप्शन का है एक बहादुर महिला कारीगर, ऑप्शन का है एक अनपढ़ किसान या फिर ऑप्शन का है एक शिक्षिका। तो देखिए, जो मार्फा वार्सिलेवा थी वो एक बहादुर महिला कारीगर थी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, ठीक है। ऑप्शन का है पेरिस, ऑप्शन का है मॉस्को, ऑप्शन ग है क और ख दोनों, या फिर ऑप्शन घ है पेट्रोग्राद। तो देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम था वो था पेट्रोग्राद, ठीक है। तो ये ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 9, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन का है फरवरी क्रांति, ऑप्शन का है मार्च क्रांति, ऑप्शन का है अगस्त क्रांति या फिर ऑप्शन का है अक्टूबर क्रांति। तो देखिए, इसको कहते हैं मार्च क्रांति, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ख जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन का है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन का है लुई ब्लॉक, ऑप्शन ग है कार्ल मार्क्स या फिर ऑप्शन ग है फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि भारत के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ख है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो है 82.30 पूर्व, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन घ है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन का है उत्तराखंड, ऑप्शन ख है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ग है बिहार या फिर ऑप्शन ग है झारखंड। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। नेपाल देश की जो सीमा है वो झारखंड के राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4, 5, 6 या 7।
तो देखिए भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय में स्थित भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, तो ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, नागा पर्वत, मीजो पर्वत, पटकोई पर्वत या फिर शिवालिक पर्वत। तो देखिए पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो शिवालिक पर्वत इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन घ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन ग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? ऑप्शन का है भाबर, ऑप्शन घ है भांगर, ऑप्शन ग है खादर या फिर ऑप्शन घ है तराई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भांगर। ठीक है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति जो है वो भांगर भाग में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? ठीक है, चलिए बताइए सब। ऑप्शन क है अमरकंटक, ऑप्शन ख है गंगोत्री, ऑप्शन ग है मानसरोवर या फिर ऑप्शन ग है सप्तकोशी। तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री से हुआ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ख है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ग है लद्दाख या फिर ऑप्शन ग है राजस्थान। तो देखिए जो डल झील है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ऑप्शन क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो देखिए गेहूं, चना, जौ जो ये है ये रबी फसलें हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं क्या है? तो ऑप्शन ख है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, या फिर ऑप्शन ख है ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, या फिर ऑप्शन ग है गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, या फिर ऑप्शन ग है नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन क है, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि जो है वो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखिए ये चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर जो है ऑप्शन ग होगा। ठीक है, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, इसी को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन का कृषि क्रिया, ऑप्शन ख गैर कृषि क्रिया, ऑप्शन ग अनार्थक क्रिया या फिर ऑप्शन ग उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर कृषि क्रिया। ठीक है, ये कैसा क्रिया है? गैर कृषि क्रिया। तो ऑप्शन ख जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, HYV का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो देखिए HYV का तात्पर्य है ये अधिक उत्पादन करने वाले बीज होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है देखते हैं, ये ऑप्शन ख में है। तो जो ख है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए सब। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन का है साक्षरता दर, ऑप्शन का है लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन ग है कौशल निर्माण, या फिर ऑप्शन ग है सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ घ होगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन घ है इनमें सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन घ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का, इसका प्राथमिक उद्देश्य है 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन घ है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन का है पशुपालन, ऑप्शन का है कपड़ा बुनना, ऑप्शन ग है बैंकिंग, या फिर ऑप्शन घ है, देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन घ है ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण क्या है? पशुपालन है। ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से सुनिएगा सब। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 लोगों को हटा भी दिया जाएगा तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो जिस तरह से उत्पादन हो रहा है उसी तरह से होगा। यानी कि
तो ये जो है ये किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर 3 लोग भी इसमें काम करें तो वो उत्पादन सेम होगा, यानी कि उसमें 2 लोग एक्स्ट्रा थे, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी उन लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है, तो यह जो है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ख है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। चलिए बताइए सब, हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन का है मानव पूंजी, ऑप्शन का है स्थायी पूंजी, ऑप्शन का है अस्थायी पूंजी, या फिर ऑप्शन का है कार्यशील पूंजी। तो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को जो है अर्थशास्त्र में मानव पूंजी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें ऑप्शन का है शासक वंशानुगत हो, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन का है चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन का है जनता शासकों का चुनाव करती है, जी हाँ बिल्कुल। तो हमारा जो ऑप्शन ग है ये करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो ऑप्शन ग जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। तो देखिए चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन क है 1960, ऑप्शन ख है 1970, ऑप्शन ग है 1980 और ऑप्शन घ है 1990। तो देखिए जिम्बाब्वे जो है वो 1980 को स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन का है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन का है चीन, ऑप्शन का है पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन का है जिम्बाब्वे। तो देखिए जो रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो थे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है। तो ऑप्शन ग जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। देखिए ये 4 ऑप्शंस में हम लोग को बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन क है हमारा, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन ख है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन ग है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, जी नहीं ये गलत है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। और देखिए घ भी, ये भी बिल्कुल सही है, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये तीनों में जो है हम लोग का गलत क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ग हो जाएगा। इसीलिए ये जो ऑप्शन ग है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हम सभी को पता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे, तो जुलाई 1946 को, ठीक है। तो ऑप्शन घ जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन का है महात्मा गांधी, ऑप्शन का है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो जो महात्मा गांधी है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। ऑप्शन का है समानता, ऑप्शन का है स्वतंत्रता, ऑप्शन का है असहिष्णुता, या फिर ऑप्शन का है पंथ निरपेक्ष। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असहिष्णुता, ठीक है। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि ये चारों में से कौन सा जो है वो मैच्ड नहीं है, मतलब यानी कि गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, 1928 में भारत का संविधान बनाया, जी हाँ ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन ख है राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन का है भीमराव अंबेडकर, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन घ क्या है, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य ना, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो ये इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन घ, क्योंकि इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ।
क्लास 9th का जो है सोशल साइंस का सेट 2 जो है आज कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।